हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे अपने सेमेस्टर बीएससी के पेपर्स को। तो ये जो है ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी थी। सेकेंड यूनिट में जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर हमारे जो यूनिट है उसका नाम है माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड, आप सबको पता है कि सेकेंड यूनिट का नेम क्या है, माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो माइक्रोबियल वर्ल्ड को अगर समझना है तो हमको प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिक डिफरेंस तो हमने देख लिए थे कि प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, यूकैरियोट्स में क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर देती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देख के काफ़ी लंबा टाइम दिया है या फिर रिवीजन किया है तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि वहाँ पर न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ था जहाँ पे आपका जो जेनेटिक मटेरियल था वो रहता था, लेकिन न्यूक्लियस जैसा कुछ बना नहीं था। इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते थे। कोई भी ऐसा ऑर्गेनल्स नहीं था इसके पास जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो। जैसे कि हमारे पास क्या क्या है, यूकैरियोटिक के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रफ एंडोप्लाज्म मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेम्ब्रेन्स है। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके पास मेम्ब्रेन हो। इसके पास राइबोसोम्स है, वो भी हमारे पास 17 ईयर्स है और हमारे पास क्या है 18 ईयर्स। मतलब यूकैरियोटिक के पास 80 ईयर्स है, इसके पास 17 ईयर्स है। क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में। और फिर हम देखेंगे कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल इन्वलप होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं, कितना डिफरेंस होता है एक दूसरे में, इन सब चीज़ों के बारे में, किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है और उसके बाद इनकी मूवमेंट कैसी होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जितना हमसे हो पाएगा, मतलब जितना आपका एक जो टाइम सीक्वेंस है उसमें जितनी चीज़ें कवर हो पाएंगी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज हम कल की वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और इस पे चीज़ों को अपने हिसाब से ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। तो देखते हैं कि हम पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्राइंग पे कोई हंसेगा नहीं क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, ये मेरे को पता है, बट मैं फिर भी बनाऊंगी क्योंकि हाथ से बनाई गई चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा 3D व्यूज़ हम लोग इसको देते हैं। ये इसकी थिकनेस है, इसकी विड्थ है। ठीक है, सबसे बाहर इसके क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर होती है। उसके अंदर जो लेयर होती है वो लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की। ये थोड़ा मोटा हो गया, इरेजर ले लेते हैं। ड्रॉ तो आज हम लोग करेंगे, चाहे जो ड्रॉ बैक्टीरिया की जगह कुछ और ड्रॉ हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये इसकी सेकेंड लेयर हो गई। अब हम इसकी इनर लेयर ड्रॉ करेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। मैं फोल्डिंग्स थोड़ा ज़्यादा ही आप लोग को इनलार्ज करके बना रही हूँ ताकि आपको इसके अंदर जो चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी है वो चीज़ें आराम से अंडरस्टैंड हो पाए। ठीक है, ये और इसकी जो है हम बना लेते हैं इसकी फ्लैजिला। इसकी फ्लैजिला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, इसकी फ्लैजिला ड्रॉ कर लेते हैं।
इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने बनाया है। तो नेमिंग कर लेते हैं कि ये जो येलो कलर वाला स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं कि ये कोट है, सेल कोट है या फिर ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई मेम्ब्रेन है। तो इसको कह देते हैं सेल कोट या कैप्सूल, सेल कोट या फिर कैप्सूल। इसके अंदर जो लेयर होती है, यहाँ पे जो लेयर होती है इसको क्या कहते हैं, ये है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स वाली लेयर, सेल वॉल इसको लिख लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता है सेल वॉल किससे की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की। उसके बाद इनर जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये है फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। और अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन है, ये है क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा मीसोसोम, मीसोसोम। इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लिक मटेरियल भी बना लेते हैं। इसका न्यूक्लिक मटेरियल आप सबको पता है कि क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और स्टार्टिंग और एंडिंग की जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। तो ये इसका क्या है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। इसके राइबोसोम्स बना लेते हैं। इसके राइबोसोम की ये 2 सब यूनिट्स बना लेते हैं, राइबोसोम्स की सब यूनिट्स। तो ये हमारे हो गए 17S राइबोसोम। 17S की सब यूनिट क्या होती है, 50S प्लस 30S। कोई नहीं कहेगा कि मैम को जोड़ना नहीं आता, 50-30 जोड़ के 70 करना था, मतलब 50-30 जोड़ के 80 करना था, 70 करती। 50 प्लस 30 70S की सब यूनिट्स होती है। 60 एंड 40 क्या होती है, 80S सब यूनिट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो 10 सब यूनिट है वो जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो वहाँ पे 10 यूनिट जो है वो लॉस हो जाती हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर बहुत सारे इंक्लूजन्स बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, मतलब फूड स्टोर्स या फिर जो अपसिस्ट है, मतलब जो चीज़ अनडाइजेस्टेड है वो कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये बेसिक सा जो है फिगर है आपके, ये क्या है, ये पिलाई या फिर फिम्बरी है, पिलाई या फिर फिम्बरी है। अब इन ईच पार्ट के हम फंक्शन पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और हर पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक बार अपने फिगर में समझ लेते हैं। अगर हम अपने फिगर में समझते हैं तो हमको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। थोड़ा और फ्लैजिला बना लेते हैं। एक फ्लैजिला में बेचारा ऐसा लग रहा है कितना बड़ा सा बेचारा सेल बना दिया गया है, और एक फ्लैजिला कैसे ही संभालेगा सारा, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हम अंदर से स्टार्ट करें, न्यूक्लियोइड्स की बात करते हैं। कोई नहीं समझेगा कि ये न्यूक्लियस है, मैंने बस इसको अंडरलाइन किया कि हमको ये न्यूक्लियोइड्स के बारे में चीज़ें समझनी है। तो न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड्स जो होते हैं वो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसके जेनेटिक मटेरियल्स को न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। ये एक होता है, सर्कुलर होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट्स एंडिंग पॉइंट्स एक दूसरे से ज्वाइंटेड होती हैं। यूकैरियोट्स की अपेक्षा प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट होता है वो कम होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, 17S होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जब होता रहता है तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोटीन्स बनाते हैं जिसकी सेल में ज़रूरत होती है। ये क्रोमैटोफोर्स क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने उस दिन बताई थी कि कुछ फोल्डिंग्स हो जाती हैं, यही फोल्डिंग्स बनाती है क्रोमैटोफोर्स को भी। अब ये क्रोमैटोफोर्स क्या करते हैं, ये अपने अंदर कुछ पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं। ये अपने अंदर कुछ पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो फोटोसिंथेटिक, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, या कुछ कलरफुल्स बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये अपना पिगमेंट जो है यहाँ पर स्टोर करते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है, प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब यूकैरियोट्स में, हमारे अंदर नहीं कह रहे हैं, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोट्स में ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग होती है जहाँ पे हम स्टोर करके रख
देते हैं और उस स्टोरेज में हम वहाँ पे वो अपना यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इस पिगमेंट को। नेक्स्ट क्या है, मीजोजोम। आपको मीजोजोम के बारे में मैंने उस दिन बताया था कि मीजोजोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलाइक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करने वाला एक ऑर्गेनल्स है। इसमें ऑर्गेनल्स क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। इस इनफोल्डिंग में रिस्पायरेशन के लिए कुछ सीक्वेंस होते हैं या रेस्पिरेशन के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट पर प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपना एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और यहीं से, जैसे मैंने अभी तो यहाँ बना दिया है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं मीजोजोम से अटैच्ड होता है। और ये मीजोजोम से जो अटैच्ड होते हैं तो ये इसको क्या करता है, सेल डिवाइड जब करती है तो इसको 2 हिस्सों में बराबर बांटने में भी इसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है। उसके बाद हम बात करते हैं, अंदर की बातें हो गई और अंदर और भी क्या चीज़ें हो सकती है, हम बाहर की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही इनकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, परसेंटेज जो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन से लिपिड है, उसके परसेंटेज में इन्वायरमेंट के हिसाब से इनमें कुछ डिफरेंसेस होता है, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, आप सबने जूलॉजी में पढ़ा होगा, सेल बायोलॉजी में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड्स की बनी होती है। प्रोटीन्स, लिपिड्स और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो प्रोटीन्स और लिपिड की इनकी भी बनी होती है, लिपिड बायलेयर की इनकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की। मैं अभी आप लोगों को आगे फिगर दिखाऊंगी कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, क्या क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की बने होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक नैक होता है, नैप होता है। सब चीज़ बारे में हम लोग अभी आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो पिलाई है ये क्या करती हैं, ये जब एक बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होता है, चाहे वो कंजुगेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो इन्फेक्शंस के लिए हो, किसी भी तरीके से होता है, तो वो वहाँ पे उसको होल्ड करने में हेल्प करता है, मतलब वहाँ पे उसको चिपकने में हेल्प करता है। फ्लैजिला आपको पता है कि मूवमेंट में हेल्प करता है। बैक्टीरिया वगैरह अक्सर लिक्विड पार्टिकल्स मतलब लिक्विड इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ये उसको मूव करने के में काम देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद और कोई स्ट्रक्चर बचा है, सेल कोट जो होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में जो सेल कोट होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनको कहते हैं ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। कुछ में हार्ड नहीं होते, वो थोड़े से स्लाइमी होते हैं, जिसको कहते हैं कि ये स्लाइम जो है कि स्लाइम टाइप ऑफ द बैक्टीरिया है, या स्लाइम मोल्ड्स कह देते हैं। स्लाइम टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, स्लाइम कहते हैं उसको। और भी कुछ बचा है नहीं, हम लोग जो फिगर लगा के लाए हैं, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। वैसे तो इतना अच्छा मैंने बनाया नहीं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, बट फिर भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने फिगर पे। इस फिगर में देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इस फिगर में दिया गया है कि ये जो है फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिलम। हमारे जो यूकैरियोटिक में फ्लैजिला होता है वो प्रोकैरियोटिक से बहुत डिफरेंस होता है। हमारे जो यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होते हैं, मतलब फ्लैजिला होता है, उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है, जबकि इनके अंदर जो है 9+0 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इनकी जो फ्लैजिला, प्रोकैरियोट्स के जो फ्लैजिला होते हैं वो सिंपलर होते हैं और शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। वैसे हमारे में जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। आगे देखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है इसमें सारे वो जो मेम्ब्रेन हमने बनाए थे, एक और ऑर्गेनल्स होता है इसमें जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्लाज्मिड जो है अपने आप में बहुत स्पेशल ऑर्गेनल्स है। प्लाज्मिड, अब ये प्लाज्मिड इतना स्पेशल क्यों है और आखिर ये होता क्या है। जैसे आपने कोई बैक्टीरिया ड्रॉ किया, ठीक है, इसके अंदर जो है इसका न्यूक्लिक मटेरियल है, मतलब न्यूक्लिक एसिड है, उसके साथ ही एक और जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। मतलब कि इनके पास अपना डीएनए तो होता है, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में कुछ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बने हुए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब ये क्या करते हैं, क्या इनको ये नहीं रहेंगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
अगर हम इनको बैक्टीरिया की बॉडी से निकाल दें और बैक्टीरिया नॉर्मल कल्चर में अगर ग्रो करता है तो बैक्टीरिया उसके बाद भी ग्रो करेगा। उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाना, सॉर्टिंग करना, एब्जॉर्प्शन करना, ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं। पर ये जब प्लाज्मिड्स होते हैं ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे होता है ना कि ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट है, या इस केमिकल के लिए ये रेजिस्टेंट है, इसके लिए इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं ये हमको मिलते हैं कहाँ से? प्लाज्मिड की सहायता से बैक्टीरियाज को मिलते हैं। इसी प्लाज्मिड का यूज़ हम करते हैं कहाँ? बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में देखिए, अब हम थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन मेरा पढ़ाने का ये स्टाइल नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ एक यूनिट पढ़ाऊँ। तो अगर बैक्टीरिया पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। बैक्टीरिया के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो जिस चैप्टर से कनेक्टेड होंगे मैं वहाँ पर जाके आप लोगों को चीज़ें बताऊँगी। आप लोग को अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोग को सारा चैप्टर कनेक्ट करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती रहूँगी, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं तो मतलब आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, रिस्पायरेशन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रिस्पायरेशन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। अगर इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सारी बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। मतलब सारा जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो थोड़ी सी बातें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देख लेंगे, प्लाज्मिड के बारे में, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा जो हमको सबसे इजी जो एग्जांपल लगता है वो लगता है इंसुलिन का। स्टोरी बताती हूँ आपको कि इंसुलिन जो है वो पहले क्या होता था कि अगर किसी को इंसुलिन की कमी हो जाती थी बॉडी में, मतलब कि उसको डायबिटीज़ हो जाता था, तो क्या करते थे कि किसी सूअर का, मतलब पिग का, या फिर किसी गाय का, किसी का भी पैंक्रियाज हम लोग निकाल लेते थे, क्योंकि इंसुलिन बनता कहाँ है? पैंक्रियाज में। अब देखिए ये जो है ये हार्मोन्स में आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे जोड़ सकते हैं किसके साथ? डाइजेशन के साथ। पैंक्रियाज में एक बीटा सेल्स होती हैं, वहाँ से बनता है इंसुलिन। तो ये इंसुलिन बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं अगर वो किसी में ख़राब हो जाती है या फिर नॉन फंक्शनल हो जाती है तो इंसुलिन नहीं बनता है, तो हम उसको बाहर से इंसुलिन देते हैं। तो पहले जो इंसुलिन बनता था वो किसी प्लांट, मतलब किसी ऑर्गेनिजम्स का पैंक्रियाज निकालते थे, उसके अंदर उस टाइम अवेलेबल जितना भी इंसुलिन रहता था उसको सेपरेट करते थे, प्योरीफाई करते थे, उसके बाद जो पेशेंट रहता था उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन इसके लिए ड्रॉबैक क्या था कि अब आपकी बॉडी आपके लिए जो इंसुलिन बना रही है ज़रूरी थोड़ी ना कि सेम टू सेम डिट्टो कोई और ऑर्गेनिज्म भी बनाए, कुछ न कुछ वेरिएशंस होते थे। इंसुलिन तो दोनों रहता था लेकिन वेरिएशंस होते थे। और दूसरी बात ये है कि दोनों जो इंसुलिन्स थे उसकी वजह से कभी कभी इन्फेक्शंस भी आ जाते थे। मान लीजिए सूअर को कोई इन्फेक्शन था वो आपकी बॉडी में हो सकता था। कभी कभी ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता था कि मतलब आपकी बॉडी जो इंसुलिन था उसको कोई फॉरेन पार्टिकल समझ के उस पर ही अपना इम्यून सिस्टम का सारा रिस्पॉन्स दिखा देती थी। तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर साइंटिस्टों के दिमाग में अलग सा कॉन्सेप्ट आया। अब उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया, हम भी ले लेते हैं, उसका प्लाज्मिड लिया, हम भी ले लेते हैं, इसके प्लाज्मिड को बाहर निकाला, ठीक है, इसके प्लाज्मिड को, इसकी सारी वॉल वगैरह को सब डिस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन को अगर करना था तो एंटीबायोटिक डाल दिया, तो इसकी सारी वॉल्स वगैरह को डिस्ट्रक्ट करके कैसे भी करके प्लाज्मिड को निकाला। कैसे कैसे निकाला वो सारी चीज़ें हमको नहीं देख रही, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो प्लाज्मिड को अब बाहर निकाल दिया गया। अब प्लाज्मिड को क्या किया गया कि प्लाज्मिड को कर दिया गया कट। प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है, आपने शायद 12th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी आप लोग जान लीजिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से हम डीएनए को कट कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से इसको काट दिया गया। अब क्या किया गया कि एक ह्यूमन के सेल्स को निकाला गया। आपकी सारी जो सेल्स होती है उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब इंसुलिन बनाने वाली जीन्स आपके यहाँ के भी सेल्स में है, यहाँ के भी सेल्स में, पैंक्रियाज की भी सेल्स में है, तो सारी जगह है। तो ह्यूमन के सेल्स की बाहर की सारी चीज़ें निकाल दी गई। उसके क्या किया गया, डीएनए को सेपरेट किया गया। डीएनए को सेपरेट किया गया और उस रीजन को सेपरेट किया गया जहाँ पे आपके इंसुलिन के लिए जो जीन अवेलेबल थे। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था तो हमको पता चल गया कि कहाँ पे किस चीज़ के लिए जीन्स हैं, तो इस जीन्स को यहाँ से सेपरेट कर लिया गया।
इस जीन को यहाँ से सेपरेट कर लिया गया। अब इस जीन को हमने यहाँ पे लाके अटैच करा दिया इसके बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड था उस पर अटैच करा दिया गया। अब अटैच कराने के बाद इसको ज्वाइन कर दिया गया। ज्वाइन करने के बाद किसी बैक्टीरिया में इसको इंटर करा दिया गया, किसी बैक्टीरिया में इसको इंटर करा दिया गया। अब बैक्टीरिया में अगर हमने इसको इंटर करा दिया तो बैक्टीरिया में जब प्लाज्मिड चला गया, तो जब बैक्टीरिया, आपको पता है कि 20 मिनट में लगभग बैक्टीरिया जो डिवाइड होती है 20 से 40 मिनट में ये डिवाइड हो जाती है, नॉर्मली 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है। तो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से बढ़ते गए। और इन बैक्टीरिया से अगर ये बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है तो इसके लिए ये अपना प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो प्लाज्मिड जो है इनके पास हमारा जीन था, ये अपना काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा इंसुलिन बनाते। तो इनसे इंसुलिन बना के हम अपने जो इंसुलिन के जो जिनको इंसुलिन चाहिए होता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको दे देते हैं। तो ये यूज़ करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का। ये इनकी बॉडी में क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, इससे अपने लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल सुपर पावर्स कह सकते हैं इनके अंदर इस प्लाज्मिड्स की वजह से आते हैं। ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। सेलुलर नहीं, क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के बाहर होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, अगर 12th में नहीं पढ़ा होगा तो कुछ नया भी लगा होगा, अगर पढ़ा होगा तो रिवीजन हो गया होगा। तो ये जो है इसमें फिम्ब्री वाला ये जो प्रोजेक्शन, ये जो स्ट्रक्चर है, ये फिम्ब्री है। पेन ले लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये फिम्ब्री वाला है, फिम्ब्री है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, फ्लैजिला है, प्लाज्मिड है, डीएनए स्टैंड्स इन न्यूक्लियोइड्स। ये जो है ये डीएनए पूरा पड़ा हुआ है सेंटर में, ये राइबोसोम है, साइटोसोल है। तो ये जनरल सा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक का। इससे ज़्यादा तो हमने ही बनाया था, इससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में तो हमने ही बनाया था। एक और फिगर देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ से कुछ मान लीजिए ऐसे इतने दूर का जो है कि कवरिंग काट के हटा दिया गया है, इतने ऊपर का कवरिंग काट के हटा दिया गया है, इतने दूर कवरिंग लगी हुई है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? पिलस है, वही जो फ्लैजिलम या फिम्ब्री या पिलस जैसे हम कह रहे थे। ये सबसे बाहर वाला लेयर जो है कैप्सूल्स है, उसके अंदर वाला लेयर सेल वॉल है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स से बना है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका प्लाज्मिड है, ये आपका फ्लैजिला है, ये जो आपका दिख रहा है ये फ्लैजिला है, ये राइबोसोम्स पड़े हैं, ये न्यूक्लियोइड्स या डीएनए पड़ा है सेंटर में, उसके बाद ये जो है साइटोप्लाज्म पड़े हैं। तो ये सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हमने सिंपल सी चीज़ें देख ली। अब हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे चीज़ों को नोट्स के फॉर्म में पढ़ते हुए। आप लोग को नोट्स भी लिखना है तो नोट्स के फॉर्म में पढ़ लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है, आपको पता है कि नहीं? सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है? चलते हैं स्लाइड पे और इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। तो सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में होते क्या है। तो ये जो है मान लीजिए कि ये आपका साइटोसोल है और ये आपकी जो कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सबसे पहले जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और इसमें क्या होते हैं? लिपिड्स बाइलेयर्स बने होते हैं। इस तरीके से लिपिड्स के बाइलेयर्स होते हैं। बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर भी बना लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा अपने हाथों को रेस्ट दे दीजिए, अपने दिमाग को रेस्ट दे दीजिए, इधर उधर थोड़ा देख लीजिए, अपनी आँखों को थोड़ा झपका लीजिए, थोड़ा दूर देख लीजिए ताकि आपकी आँखों को भी रेस्ट मिल जाए। तब तक मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअस क्लासेस देखने के लिए आँखों का सुरक्षित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सूरदास हो जाएंगे तो हमारे पास सुपर पावर थोड़ी ना है कि सूरदास हो जाएंगे तो भी हमको चीज़ें दिखेंगी। आपका सारा पढ़ना लिखना कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो अपनी आंखों का पूरा ध्यान दे के लाइव क्लासेस देखेंगे। ये नहीं कि दिन भर लाइव क्लासेस ही देखते रहे, उसके बाद वीडियोस भी देख लिया, मूवी भी देख ली। अगर लाइव क्लास देख रहे हैं आप, अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल के साथ या स्क्रीन के साथ, तो आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं कम करेंगे। तो ये
आप मान लीजिए कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब ये नहीं समझेंगे कि 2 है तो इसका मतलब डबल मेम्ब्रेन है की बात हो रही है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें जो है इस तरीके से प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। इस तरीके से कुछ प्रोटीन्स धसे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो इस तरीके के होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो इधर ही रह जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स इधर रह जाते हैं। तो ये जो है जनरल सा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो जनरल सा स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। ये जो आपको दिख रहा है कि एक आदमी ऐसे पैर किया हुआ है, ये है आपका लिपिड, या आप इसे कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड। ये ज़्यादा सही वर्ड रहेगा क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोलिपिड आप इसे कह सकते हैं। ये इसे आप कह सकते हैं, इसको और इसको मिला के कह सकते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। पूरी स्लाइड पे ले चले जाए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लिखने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद ये जो है, ये आप आ जाओ भाई, ये जो है ये आपका है इंट्रासेलुलर स्पेस या फिर इंट्रासेलुलर प्रोटीन, इंट्रासेलुलर प्रोटीन। ये आपके हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। ठीक है, ये मेन सी चीज़ें हैं जो कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडरस्टैंड करनी होगी। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले पढ़ा होगा, लेकिन मेरा काम क्या है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी वो मैं ये सोच के पढ़ाऊंगी कि आपने नहीं पढ़ा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मिलके बने होते हैं। तो ये जो है ये लिपिड्स है, ये चीज़ें जो प्रोटीन है और इसके बीच में कार्बोहाइड्रेट एम्बेडेड होते हैं। कुछ बहुत कम परसेंटेज होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इससे मिलके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसी दिखती है। ये जो मेम्ब्रेन का जो आपका जो ये मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के को फॉलो करते हुए, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ये जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार ये जो फिगर है वो दिया गया है। इसमें क्या है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स बाइलेयर होती है। अब बाइलेयर क्यों होती है, इसका ये वाला जो रीज़न है जो गोले से हेड की तरह दिख रहा है, ये वाला जो रीज़न है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को लव करने वाला रीज़न होता है। और ये वाला जो रीज़न होता है ये रीज़न होता है हाइड्रोफोबिक रीज़न, मतलब ऐसा रीज़न जो वाटर को हेट करता हो। ये रीज़न क्या है, हाइड्रोफिलिक, और ये रीज़न है हाइड्रोफोबिक। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक होते हैं वो ट्राई करते हैं कि उनको वाटर के कांटेक्ट में ना रहना पड़े। तो अगर दो मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो इनका हेड वाला रीज़न बाहर की साइड हो जाता है, क्योंकि इधर भी वाटर प्रेजेंट है और इधर भी वाटर प्रेजेंट है। तो इनके अपने अगर लेग्स वाला पार्ट जैसे हम लेग की तरह समझ रहे हैं, इनका जो फैटी एसिड का जो टेल है वो एक दूसरे के आमने सामने रहता है, तो इनको वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट शो करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसी तरीके से आप यूकैरियोटिक की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझ सकते हैं प्रोकैरियोटिक की। बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो कॉन्स्टिट्यूटेंट है, जो मात्रा है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम होती है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में चीज़ों को समझते हैं। अब ये सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब कि जिन चीज़ों की ज़रूरत सेल के अंदर होगी वही चीज़ें जो है ट्रांसफ़र होंगी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि क्या समझ रहे हैं, जैसे कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर आपका साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है, और इधर जो है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है।
ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बहुत सारी चीज़ें अंदर जाना चाहती हैं तो जिस चीज़ों की ज़रूरत सेल के अंदर होंगी सिर्फ वही चीज़ें सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगी, बाकी चीज़ें नहीं क्रॉस कर पाएंगी। इसी को कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल, मतलब सेलेक्ट करके चीज़ों को पास करना। जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको पास करने देंगे, जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको पास नहीं होने देंगे। इट्स अ सेलेक्टिव परमेबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब कि अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म को अंदर घेरे हुआ है और बाहर के एनवायरनमेंट से खुद इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये सेलेक्टिव परमेबल होता है और बाहर के एनवायरनमेंट से खुद इंटरैक्ट करता है। दिस मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन एम्बेडेड इन इट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे मिलता जुलता होता है या उसी की तरह होता है। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव राइज टू टू मेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो इनफोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो दो मुख्यतः स्ट्रक्चर बनाती हैं। हमने जब स्ट्रक्चर देखा था, हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी तो हमने इस तरीके से फोल्डिंग्स मान लीजिए बनाई थी और एक फोल्डिंग्स और बनाई थी। तो दो स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, एक बनाया था मीजोजोम, ये काम करता है किसकी तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और क्रोमैटोफोर्स काम करता है क्लोरोप्लास्ट की तरह। ये कलर पिगमेंट को या फिर कह सकते हैं ये पिगमेंट को स्टोर करके रखता है और वो क्या करता है, वो एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है जो कि दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मीजोजोम एक क्रोमैटोफोर्स। मीजोजोम का फंक्शन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीजन और जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसको बराबर बराबर दो सेल में डिवाइड करना। क्रोमैटोफोर्स का काम है कि ये फोटोसिंथेसिस अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो वो प्रोसेस को कंप्लीट करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। बैक्टीरिया में जो सेल इन्वेलप होते हैं उसकी क्या क्या यूजेस है, क्या क्या मॉडिफिकेशन है। द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप विच कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया था, हमको पहले ये देखना चाहिए था कि इसमें मतलब दिया है कि क्या क्या चीज़ें बैक्टीरियल इन्वेलप में होती है। मतलब इन्वेलप का मतलब किया कि ये जो बैक्टीरिया था, हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया, हमने जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल बनाई, हमने जो सेल कोड बनाई, उन सारी चीज़ों को मिला कर कहते हैं कि यह सेल का इन्वेलप है। उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स इन्वेलप होती है उसकी, विच कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो कि टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इज दैट द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिक्स फॉलोज बाय द मिडल सेल वॉल एंड देन इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर ग्लाइकोकाइलिक्स की बनी हुई मेम्ब्रेन है। उसके बाद मिडल लेयर है जो कि सेल वॉल्स की मिलकर बनी होती है, मतलब जिसे हम कह रहे हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की बनी होती है। सबसे बाहर क्या है, ग्लाइकोकाइलिक्स की बनी हुई कैप्सूल। उसके बाद क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की बनी हुई सेल वॉल। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीन जो है कवरिंग से मिलके इसकी सेल इन्वेलप बनी होती है। और क्या दिया है, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बट ईच लेयर ऑफ इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन एज वेल। ये तीनों जो है खुद तो अलग अलग काम करती हैं, इन सब का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये तीनों मिलके एक साथ होके सेल के लिए इन्वेलप का फॉर्मेशन करती है। मतलब साथ में मिलके सेल को प्रोटेक्ट करती है। इनका भले ही अलग अलग अपना अपना फंक्शन है। तो कैसे, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर सेल इन्वेलप। हमने पहले कल ही पढ़ लिया था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी है कि इन सेल इन्वेलप में डिफरेंस के हिसाब से हमने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। उसमें क्या क्या है, द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम। हमने ये डिवीज़न किस हिसाब से की कि ग्राम ने जो स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी उसके हिसाब से दोस्त दैट टेक अप ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव। जिसने ग्राम स्टेन लिया ब्लू कलर का हुआ वो ग्राम पॉजिटिव, और अदर जो नहीं रिएक्ट किया उसको क्या कहते हैं, ग्राम निगेटिव। तो इस स्लाइड से बस इतनी चीज़ें दिख रही थी कि जो सेल का इन्वेलप होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ग्लाइकोकैलिक्स का सेल जो कैप्सूल है, सेल वॉल जो है वो किसका है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स का है, और सबसे लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे नॉर्मल लिपिड प्रोटीन्स की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
उसके बाद कि ये तीनों जो है साथ में फंक्शन करते हैं, अपना अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन होने के बाद भी साथ में मिलकर सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात कि इस सेल इन्वेलप के डिफरेंस के हिसाब से हमने बैक्टीरिया को दो भाग में डिवाइड किया गया था, दो क्लास में डिवाइड किया गया था। एक जो स्टेन को रिटेन करता था उसको हमने ग्राम पॉजिटिव कहा था, दूसरा जो सेल स्टेन को रिटेन नहीं करता था उसको हमने ग्राम निगेटिव कहा था। उसके बाद हमने देखा था सेल, आप लोग क्या करिएगा कि पहले ये वाला टॉपिक लिखिएगा, उसके बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखिएगा, उसके बाद हम लिखेंगे सेल वॉल के बारे में। तो अब सेल वॉल की बात आती है तो सेल वॉल क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन्स की मिलकर बनी होती है। और पेप्टाइडो ग्लाइकॉन्स किस किस से बने होते हैं, नैग प्लस नैम के। नैग का मतलब कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और नैम का मतलब एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। जो सेल वॉल है डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं होते। तो जब प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे तो बैक्टीरिया में कहाँ से होंगे, बैक्टीरिया में तो प्रोकैरियोट्स है। तो इनका शेप मेंटेन होता है इनके सेल वॉल के द्वारा। जैसे कि आप क्या करते हो कि वाटर का कोई शेप नहीं होता, तो वाटर का क्या शेप होता है, जिस बॉटल में आप उसको रखते हैं, जिस पात्र में आप उसको रखते हैं उस हिसाब से वो अपना शेप बना देता है। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया भी जिस कैप्सूल के अंदर या जिस वॉल के अंदर रहता है उस हिसाब से उसका मेम्ब्रेन, उसकी जो आकृति है, उसका जो शेप है वो डिसाइड होता है। उसके बाद एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। ये ना सिर्फ इसको जो है कि शेप प्रोवाइड करता है बल्कि इसको जो है प्रिवेंट करता है, मतलब इसको पहली बात तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बाहर से कोई हार्ड कवरिंग है तो वो अंदर वाली चीज़ों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ही। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ ये क्या करती है, इसको ब्रस्ट करने से या कोलैप्स करने से बचाती है। अब ब्रस्ट का मतलब क्या है, जब आप पढ़ेंगे एक्सोऑस्मोसिस एंडोऑस्मोसिस तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप नॉर्मल अगर कोई सेल वॉल अगर किसी बैक्टीरिया के पास नहीं है उसको क्या करते हैं कि आप नमक से भरे सोल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो सेल जो करेगी उसके सेल के अंदर के सारे जो लिक्विड्स हैं वो बाहर, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर चले जाएंगे। या फिर आप जो क्या करते हैं किसी सेल को किसी डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं जिसमें कोई भी आयंस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो, तो सेल क्या करेगी, बहुत सारे वाटर को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसे हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। तो जब एंडोऑस्मोसिस करेगी तो सेल ब्रस्ट कर सकती है। अगर उसके पास सेल वॉल नहीं होता है तो सेल वॉल हेल्प करता है कि वो ब्रस्ट ना कर सके या कोलैप्स मतलब कि सिकुड़ ना सके, उसके अंदर के जो सारे मटेरियल्स हैं वो बाहर ना निकल, तो इसको ब्रस्ट करने और कोलैप्स करने में ये रोकती है। इट्स फॉर्म ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की, जो कि पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। किसका पॉलीमर होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन है इसी को हम कहते हैं नैग, और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड जो होती है इसी को कहते हैं नैम। तो नैग और नैम से मिलकर बनी होती है। यू बैक्टीरिया एंड स्यूडोम्यूरिन इन केस ऑफ मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो होते हैं उनके अंदर स्यूडोम्यूरिन्स प्रेजेंट होता है। नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्यूडोमोरिन प्रेजेंट होता है मिथेनोजेंस में। मिथेनोजेंस जो है वो बैक्टीरिया या कह सकते हैं कि आप प्रोकैरियोट्स का एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। ये क्या होते हैं, ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो मिथेनोजेंस के बारे में जब आपके सिलेबस में होगा तो हम वहाँ पढ़ेंगे। ये फिगर देखिए सेल वॉल का, यहाँ पे देखिए ये नैम है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड और ये नैग है, फिर ये नैम है, फिर ये नैग है, नैग नैम, मतलब एक नैम ने एक नैग का हाथ पकड़ा हुआ है, फिर इस नैग ने यहाँ पे जाके किसी नैम का हाथ पकड़ा हुआ है, उस नैम ने फिर आगे जाके किसी नैग का हाथ पकड़ा हुआ है। मतलब नैग नैम नैग नैम, जैसे हम लोग खेलते हैं कोई भी खेल तो एक लोगों ने दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का, तो इस तरीके से हो जाता है कि अगर मान लीजिए कभी कुछ खेलते हैं तो एक अपने टीम का मेंबर रहता है, दूसरा जो है किसी और के टीम का मेंबर, तीसरा जो है वो अपने टीम का, फिर चौथा किसी और के टीम का। तो उसी तरीके से एक जो है नैम, दूसरा नैग, फिर तीसरा नैम, फिर चौथा नैग, ऐसे इस तरीके से बने होते हैं। उसके बाद ये जो है क्रॉस लिंकिंग्स होते हैं, क्रॉस लिंक्स होते हैं, मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट्स होते हैं नैम, और फिर ये जो है कुछ पेप्टाइड्स की चेन्स द्वारा जो है कि यहाँ से ज्वाइंट्स होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर देखना है। जब हम लोग पढ़ेंगे
बायोकेमिस्ट्री वगैरह, तो हम लोग वहाँ पे ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे बाहर की जो लेयर होती है सेल कोट या ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशंस एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स के प्रेजेंस के अमाउंट के हिसाब से दो प्रकार के बैक्टीरिया होते थे, एक कैप्सुलेटेड होता है, एक स्मूथ होता है। एक क्या होता है? कैप्सुलेटेड, और दूसरा होता है स्मूथ। ठीक है, तो क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम एंड इट मे बी थिक और टफ कॉल्ड अ कैप्सूल। मतलब कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो पतली होगी तो उसको कहते हैं कि ये जो लेयर है ये स्लाइम लेयर है। अगर वो थिक होगी, मोटी होगी, तो उसको कहते हैं ये कैप्सूल है। मतलब जिसपे थिक होगी उसको कहते हैं कि यह बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, जिसमें स्लाइम होगी मतलब पतली होगी कहेंगे कि ये स्मूथ वॉल्ड बैक्टीरिया है। सॉल प्रोवाइड प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट अटैक, ये है सेल कोट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट द अटैक बाय फैगोसाइटोसिस। मतलब जब कोई सेल इनको फैगोसाइटोसिस करने आता है तो ये जो इनका सेल कोट है ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत हार्ड होता है, कैप्सुलेटेड, तो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये फैगोसाइटोसिस से बच जाते हैं। एंड बाय वायरस अटैक, वायरस भी जब इनके स्किन को पेनिट्रेट करना चाहता है, जैसे कैप्सूल्स मान लीजिए है, इसमें जब कोई वायरस पेनिट्रेट करना चाहता है तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है ईजिली। इट ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ एसेंशियल आयंस एंड वाटर्स। ये इसको हेल्प करते हैं इनके आयन में मतलब इनके आयंस और वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने में भी ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, बात हमने जो मेम्ब्रेन से रिलेटेड बात थी वो कंप्लीट कर ली है कि मेम्ब्रेन जो है तीन जो है मेम्ब्रेन मिलती है। सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मतलब सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स होती है। सेल वॉल का क्या काम होता है हमने देख लिया कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है, डेड होती है, नैम से मिलकर बनी होती है, क्रॉस इंटरलिंक्स द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात तो हमने कर ली कि लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद सेल कोट्स की बात कर ली कि सेल कोट जो होते हैं, सेल कोट जो होता है इसका वो ग्लाइकोकैलिक्स का मिलके बना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक मिनट, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग रीड करते हैं मेसोसोम्स के बारे में, क्योंकि मेसोसोम कहीं ना कहीं इनफोल्डिंग थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। द स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन द मेसोसोम विच फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है, तो इसीलिए कहते हैं ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इज द मेसोसोम विच फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन द्वारा हम बनाते हैं किसको? मेसोसोम। These extension are in the form of vesicles, tubules and lamina। तो जरूरी नहीं, जैसे कि हमने अभी जो फिगर ड्रॉ किया था उसमें हमने इस तरीके से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ की थी और यहाँ पे हमने इस तरीके से जो है कि मेसोसोम को ड्रॉ किया था, मतलब किसी भी तरीके से, तो वो वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकती है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकती है, लैमिला के फॉर्म में, मतलब वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में और लैमिला के फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो किसी भी फॉर्म में जो है मेसोसोम प्रेजेंट हो सकती हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल, टिपिकल बैक्टीरिया फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। मतलब ये डीएनए के रेप्लिकेशन में, रेप्लिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक डीएनए से डबल डीएनए बनना, उसके रेप्लिकेशंस में, और जो है कि फॉर्मेशन ऑफ मतलब कि डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में डॉटर सेल में इसमें हेल्प करती हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशंस, ये रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करती है, तो जो भी काम माइटोकॉन्ड्रिया का था उसका थोड़ा सा लेस वर्जन या उसको थोड़ा सा कम एडवांस फॉर्म ये यहाँ पे कंप्लीट करती है। रेस्पायरेशन एंड सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखिए इनके पास कोई बहुत बड़ी सुपर पावर्स नहीं होती है। मेसोसोम जो होते हैं इनके पास कोई बहुत अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया मेसोसोम,
थोड़ा मैंने डिटेल स्ट्रक्चर बनाया ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। तो मीजोजोम बनाया तो ठीक है, यहाँ पे मान लो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए इतनी इतनी दूर पे रिस्पायरेशन के प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो अगर हमने इतनी फोल्डिंग की है तो एक प्रोटीन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। इस तरीके से जो प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट होगी वो पास पास हो जाएगी। तो ये पास पास अगर हो जाती है तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्पायरेशंस होंगे। कहीं पे भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जब फोल्डिंग्स होती हैं तो वो इसलिए होती है ताकि वहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। मतलब इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं इतनी ही एरिया में होंगे जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिस्पायरेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिस्पायरेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू सिंपल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वहाँ के। तो इसलिए ये एरिया को कहा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करता है। जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जो माइक्रोविलाई होती हैं उनको इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द्वारा क्यों बनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे पॉसिबल्स हो पाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन चीज़ों का हो पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मतलब मीजोजोम में जो है कि फंक्शन होता है किसका, रेस्पायरेशन का। और आगे की बात क्या है, इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन्स। साइनोबैक्टीरिया में मतलब कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसको साइनोबैक्टीरिया से हम लोग ले कहते हैं, उसमें कुछ और एक्सटेंशन होते हैं मेम्ब्रेन के जो कि कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। साइनोबैक्टीरिया में जो एक्सटेंशन होते हैं वो मीजोजोम के साथ साथ क्रोमैटोफोर्स भी बनाते हैं। वो क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट जैसा फंक्शन करते हैं, विच कंटेन पिगमेंट्स, जो कि कंटेन करता है पिगमेंट को और किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने आज डिस्कस की। कल हम लोग बैक्टीरियल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक मिनट कि जो कोकाई फॉर्म होती है, थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कोकाई जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, इस तरीके से गोली गोली होती हैं। तो इसको कहते हैं कोकस। अब ये कोकस जब एक दूसरे से मिल जाएगा तो इसको कहते हैं डिप्लोकोकस। ये 3 हो जाएगा ट्रिप्लोकोकस। अगर ये इस तरीके से 4 हो जाता है तो इसको कहते हैं टेट्राकोकस। और अगर ये इस तरीके से पूरी चेन बनी जाती है तो कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। इस तरीके से जो है कि बैसिलस में भी होता है, स्पाइरुलम, विब्रियो के बहुत अलग अलग जो है हमको चीज़ देखने को मिलती है। वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे कि जो इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं, इसके आधार पे भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। जिसके ऊपर एक भी फ्लैजिला नहीं होता उसको कहते हैं कि ये एट्राइकस है। जिसके ऊपर एक होता है मोनोट्राइकस, जिसके ऊपर एक साइड में बहुत सारी बंच होती हैं उसको कहते हैं लोफोट्राइपस, एम्फीट्राइपस, पेट्रीट्राइकस, एम्फीलोफोट्राइपस। ये सारी चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोग को थोड़ा बोरिंग्स ना लगने लगे, इसलिए हम लोग आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें जो बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में या फिर बैक्टीरियल सेल्स के बारे में होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल के वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है बैक्टीरियल सेल का कंप्लीट कर लें। थोड़ा वीडियो में कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, हो सकता है अमाउंट ऑफ द जो टॉपिक्स कवरेज हो वो थोड़ा कम हो, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप लोग वीडियोज़ को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।